चलो देखो, देखो तो चलिए देखिए, बस चलो देखो, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे पॉलिटी पूरा ना, पॉलिटी पूरा सब्जेक्टिव, ठीक है? अरे समझ गए, पहला चैप्टर से लेकर जाएगा चैप्टर है सब, ठीक है? पूरा खत्म होगा, ठीक। अब चलिए, अभी आपको बताया है रिकॉर्ड करने से पहले राजनीति शास्त्र का जनक किसे बताया है? अरे राजनीति शास्त्र का जनक किसको बोले, ठीक है? और जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं और जाति विज्ञान का भी जनक किसको? चलिए अब लोकतंत्र पढ़ते हैं। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र के बारे में है, एगो लोकतंत्र जो है ना, इसका दो परिभाषा दे सकते हैं। एक अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार एगो बोल सकते हैं लोकतंत्र जनता द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र जनता द्वारा बनाई गई, यह अब्राहम लिंकन के अनुसार, चुपचाप पढ़ो ना कुछ हवा के कारण। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। लोकतंत्र जनता का, अरे जनता के लिए और जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा कौना जनता के बनाई गई शासन व्यवस्था है। तो अब आप बताइए, सुनिए, अब बताइए आप, लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई, कौन? लोकतंत्र। कौन है? लोकतंत्र। अब बताइए कथी, लोकतंत्र जो है इसका संबंध किस सब्जेक्ट, किस विषय से है? राजनीति शास्त्र। किससे है? और राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? अगला है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सुनिएगा, देखिए, समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है, समझ गए? और यह टकराव को रोकता है, यह टकराव को रोकता कौन? सत्ता में। अब आता है आपका सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है? एकदम शांति से सुनिएगा इसको। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है, लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो उनमें असंतोष एवं संघर्ष की भावना पैदा हो जाती है। अब लगेगा कहने कि हम जीत जाते अगर चुनाव में लड़ते था। कैसे मैच खेले वाला सा देखते होइएगा, जो ग्राउंड से बाहर आता है वो कहता है बोल के तो हम छक्का मार, किसी आएगा इसको ऑफ में मार देते हम, इसको लेग में। इसीलिए उसी प्रकार ना कहते लगले उतार देता है, उसको वही पर भेज दो। तो उसी तरह अगर लोकतंत्र में देखिए विभिन्न जाति के लोग भाग लेता है, धर्म के, संस्कृति के, अलग अलग भाषा को मानने वाले, अलग अलग भाषा को मानने वाले लोकतंत्र में साझेदारी कहेंगे। और यह क्या चीज को रोकता है? टकराव को रोकता है, ठीक है? अब आता है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते? देखिए, जाति, धर्म, क्षेत्र, तीन गो चीज, जाति, धर्म, क्षेत्र। कौन कौन? जाति, धर्म, क्षेत्र। अरे सुनो ध्यान से, जाति, धर्म, क्षेत्र, नहीं समझा? जाति, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का कई वर्गों में बांट जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। पहले मान लो एगो गांव, पहले मान लो था, गांव का नाम देख लो मंगरूपुर, ठीक है? यहाँ मुसलमान रहता था,
हिंदू में क्या रहता था बता दे रहे हैं। मान लो जात का नाम है, ए है, बी है और टी है और पी है, ठीक है। अरे समझ गए। अब मान लीजिए सामाजिक विभाजन कैसे होगा, तो अब देखिए क्या कहेगा। ए वाला कहेगा कि नहीं हमारा आधा हिस्सा दे, हमनी उधर आएंगे, हमनी के मान लीजिए इधर वाला इलाका में वातावरण अलग है, वातावरण और इधर का अलग है, तो अब ये क्या कहा जाएगा। अगर ये तीनों बट के अलग अलग गांव बना ले, ये तीनों बट के, तो इसका मान लीजिए बी टोला नाम पड़ा, जाति के आधार पर पटा कि नहीं। टी टोला गांव का अलग अलग नाम हुआ कि नहीं। पी टोला तो ये कथी के आधार पर पटा है, जाति के आधार पर। इधर जो उधर वाला पटा है इसको बोलेंगे कथी के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। अभी बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ, कथी के आधार पर हो गया, क्षेत्र के आधार पर। तब जाति धर्म और क्षेत्र, जाति धर्म और क्षेत्र, जाति धर्म और क्षेत्र, तीनों के आधार पर अगर बंटवारा हो तो उसे क्या कहेंगे, सामाजिक, क्या कहेंगे, तकलीफ। नाम ले ले, कैमरा में नाम ले ले, बोलो कथी कहेंगे। सांप्रदायिकता क्या है, देखो अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता, ठीक है। और इसके कारण कौन भावना उत्पन्न होता है, अलगाववाद, अलगाव। अरे कथी की भावना उत्पन्न होता है, अलगाववाद की भावना। कौन भावना, अलगाववाद की, ठीक है। अथवा अपने धर्म को अच्छा माने, रे अपन धर्म अच्छा और दूसर के धर्म खराब, तो उसे क्या कहेंगे, सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता के कारण बहुत बड़ा बड़ा मैटर होता है। देश आजाद हुआ कथी के कारण, सांप्रदायिकता के कारण। अरे कथी के कारण, देश विभाजित हुआ भले बाटा दो भाग में। सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे बताइए। हम क्या करेंगे, सबको गाली देंगे उस बड़े ऐसे नहीं। देखो सामाजिक सद्भाव मतलब समाज को अच्छा रखने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए हम सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों के साथ बिना भेदभाव के मिलजुल कर रहेंगे तथा आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। अभी ना कि थोड़ा दूरा पर किसी का आया, मतलब मान लीजिए बारात बेटी का आने वाला है, आप जाके वो 3-4 को गाय बांध दीजिए, बरतिया को उठा उठा के फेंकिए। तो ऐसा अक्सर कहीं भी बरतिया वो लोग झगड़ा करता है, जलने वाला लोग जग्गी को वो झगड़ा नहीं करता है। देखिएगा, समझ रहे हैं बात को, आए तो बताइए सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। अब है $2 आम मिल रहा है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। आप सुनिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जब किसी धर्म का वर्चस्व न हो, जब किसी भी धर्म वर्चस्व न हो, जब किसी भी धर्म का, तो उसे क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। जब किसी भी धर्म का वर्चस्व न हो। देखिए भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म के विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता। और हम कह सकते हैं बुआ कि भारत एक, अरे भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य। कौन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अरे कौन, भारत, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन, जोर से बोलो। चलिए
भारत धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहते हैं? प्रश्न है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहते हैं? अरे भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहते हैं? देखिए, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि भारत में किसी एक धर्म को श्रेष्ठ माना नहीं जाता है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया जाता है। भारत में आप धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अरे होता है, ये सिस्टम है का कि हिंदू लाए 40 नंबर तक फर्स्ट, मुस्लिम 50 को लाएगा तो यो फेल है, सिस्टम ऐसा आए? अरे है, ये नियम ला देता ये सब की हमारे कोचिंग के लड़का 200 ला देता जिला टॉपर, और तो में 450 लाता यो फेल, कितना अच्छा रहता, पूरा बिहार भर में हम लोग का नाम चलता बेईमानी के आधार पर। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है यह हुआ कि किसी भी धर्म को यहाँ राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सभी धर्म को समान माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल दुनिया में एक ही देश है, भारत। कौन? पाकिस्तान भी शुरू में धर्मनिरपेक्ष देश था। कौन? लेकिन 1956 में क्या बन गया? इस्लामिक देश। कैसा? कौन? किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, ठीक है? देखो, आना यार। देखिए, ये प्रश्न क्या है बुआ कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करे जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। देखिए, भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त, और भारत में कोई भी व्यक्ति किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर गलती से कर लिया तो उस पर एक केस लगा दीजिएगा, सांप्रदायिकता वाला केस। कैसे वाला? जबरदस्ती कहना कि सर जी हमको जबरदस्ती कथी करा था, मस्जिद में चलो नमाज पढ़ने, केस हो गया। जबरदस्ती करा पूजा करा, टीका करना था मारबूत त्रिशूल से तो अब क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हो जाएगा। बस आपको ज्ञान का जरूरत है, उस समय ना कि अपने से लगा मारा पीटी करने, और उससे नहीं। अरे समझ गए? लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता का क्या है? देखिए, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है। अब याद रखिएगा, अगर पढ़िएगा कि लैंगिक विभेद या स्त्री कब से पिछड़ने लगी, मतलब लैंगिक विभेद का शिकार। देखिए, वही पुरुष बड़का बड़का होटल में बनाता है कि ना खाना बनी, अरे महिला कितना खाना बनावे करती है, 1 से 2 किलो खाना बढ़िया बनाती है। छोटकी तो महिला का स्वादिष्ट खाना कहती है, छोटकी बर्तन भरना, उसे लम्हर में तक देखे कोई भोज में महिला मिस्त्री आया हो, बेलचा बड़का धोकर इसी से चला रहा है, देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि महिला 1.5 किलो से ऊपर गोश्त रहेगा तो गलती बना देगी, नमक ज्यादा रहे या मसाला ज्यादा रहे। तो जो होटल चलाता है वो क्या है? पुरुष। जो खाना इधर भोज उज में बनाता है वो क्या है? पुरुष। मजाल जे घरे खाना बना देवे आए? अरे बताओ ना, मजाल जो बना दे कि उसका पत्नी डरता है अभी ले खाना नहीं बना, सुबह का 7 बज गया अभी ले खाना नहीं बना, उसे तो ये ना होगा। तो समझ गए? अब देखिए, कृषि के आविष्कार के बाद भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव शुरू हो गया। कथी का आविष्कार के बाद? अब इसमें क्या कहा गया है? कृषि के आविष्कार के बाद महिला कहाँ रहने लगी? घर में, और पुरुष कहाँ रहने लगा? घर से बाहर। खेती बाड़ी में बाज गया, और खेती से जो आता था फटकने के काम कौन करती थी? महिला। भूसी निकलता था पहले, अब बनाया है, पहले गेहूं को छोड़ाया जाता था ऐसे से कका के ओखर अथी आवा। अब इधर ना मशीन लोग कथी थ्रेसर,
सुन, भारत में किस तरह के जातिगत असमानता जारी है, स्पष्ट करें। भारत में किस तरह के जातिगत असमानता जारी है, स्पष्ट करें। देखिए, भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है। बताइए भारत में कैसा समाज है? आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपने ही जाति में करते हैं। मेन बात है, करता ठीक ना है, नहीं करेगा तो सब ट्रोल कर देगा, सब कुछ जात में शादी कर ली है, यो 20 किस्म के बात बोलता है, भोजवा छाट देता है, तैको कुछ मुआ चाली, तैको बोला चाली हुआ लगल कह देगा, तू बोलता है तो बेटवा, समझ लो गया? अरे समझ गए? अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, ये भी सही बात है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में जातिगत असमानता है, अभी भी है। पहले यहाँ का समाज कैसा है? वंशानुगत। भारत का समाज वंशानुगत। यहाँ एक ही जाति में शादी होता है, एक ही ठीक है, और दूसरा अपने ही जाति के लोग को, अपने जाति के लोग को वोट देता है। सब जाति का एक टेंडर ले है नेतवा सा, सब समझ गए? अब चलिए अगला है, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है, मतलब महिला यहाँ भी पिछड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी संसद में क्या परसेंट था? 10% से भी कम था। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की 10% से भी कम था, 10% से कम, अरे 10% से कम, ठीक है। आप सुनिएगा, 15वीं लोकसभा चुनाव में इसकी संख्या 545 में से 59 थी, जो कि मात्र क्या परसेंट है? 15वीं से पहले क्या परसेंट? 10% से कम। और 15वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें क्या था? 545, मात्र 59 को, मतलब लगभग क्या परसेंट? 11%। अरे क्या परसेंट? अब है ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे, इतना बड़ी आज है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। तो ग्राम पंचायत के 2 कार्य निम्न है। पहला, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना या बजट तैयार करना। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना और बजट तैयार करना, ठीक है। अरे समझ गया? याद रखिएगा, बजट शब्द का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, बजट शब्द का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। प्राकृतिक विपदा में सहायता करने का कार्य करता है कौन? ग्राम पंचायत। पहला क्या? ग्राम पंचायत के कई कार्य बोले हैं? 2 गो। तो पहला क्या लिखेंगे? योजना या बजट तैयार करना, योजना या बजट, और दूसरा क्या हो जाता? प्राकृतिक विपदा में, प्राकृतिक सहायता का कार्य करना, सहायता के, अरे समझ गए? आए चलिए अगला देखते हैं। संघीय शासन के 2 विशेषता बताएं। संघीय शासन के 2 विशेषता। पहला हो जाएगा लिखित संविधान। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। किसका है? भारत। समझ गए? अच्छा, पहला लिखित संविधान अमेरिका का, पहला लिखित संविधान। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का, सबसे छोटा किसका है? अमेरिका का। और सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ठीक है। 2 स्तरों की सरकार, मतलब एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। भारत में भी देखिए, एक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी है, आए, और राज्य सरकार में चाचा नीतीश कुमार। अरे है कि ना? है कि ना? चलिए, महापौर पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। देखो, देखिए महापौर कौन है?
नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच में एक महापौर चुनता है। बताइए था, महापौर कौन चुनता है? नगर परिषद कौन चुनता है? नगर परिषद। और इसका कार्यकाल कै बरस? 5 वर्ष। ठीक है। अच्छा, महापौर नगर परिषद का सभापति होता है, सभापति होता है तथा निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। अच्छा बताइए तो नगर निगम के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? महापौर। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है, इस नाते वह नगर में आए अतिथियों का स्वागत नगर की ओर से करता है। ठीक है। अब सुनिएगा, है नगर परिषद, नगर परिषद अपने सदस्यों में से, नगर परिषद नगर परिषद अपने सदस्यों में से, समझ रहा है, किसे चुनता है? महापौर को। अरे किसको? महापौर को, महापौर को। अब है पंचायती राज व्यवस्था क्या है, सुनिएगा। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर में कौन आता है? ग्राम पंचायत। अरे सुनो, ग्राम स्तर में ग्राम, ठीक है। अच्छा अगला देखिएगा, प्रखंड स्तर कौन आएगा? पंचायत। प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर जिला परिषद। अभी याद कर लीजिए, जिला स्तर पर जिला परिषद, अरे जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम पर, प्रखंड, जिला, एगो खाली ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड, प्रखंड, जिला, समवर्ती सूची क्या है? देखिए देखिए हम लोग के संविधान में, संविधान बना ना, संविधान कौन है? अब देखिए तो इसमें क्या है, अनुसूची भी है। अब बात की जाए अनुसूची, देखिएगा ध्यान से, तो अनुसूची टोटल आज जो संविधान, मूल संविधान में 8 गो, कै गो? और बात की जाए अभी वर्तमान में, कौन बेर वर्तमान का बात किया जाए तो अभी अनुसूची कै गो है? 12 गो। अरे कै गो है? 12 गो। कै गो है? 12 गो। अभी कै गो है? पहले कै गो? अभी। ठीक है। अब चलिए अब सुनिए, तो अनुसूची है ना, जो अनुसूची, अनुसूची जो है ये दिखाई दे रहा है, देखो था अनुसूची 7 में है, शक्ति का विभाजन। अरे शक्ति का कितना में? शक्ति का विभाजन, शक्ति का ठीक है। और इसमें बताया गया है भारत में शक्ति का विभाजन 3 स्तर पर किया है। पहला संघ सूची, कौन सूची? दूसरा राज, और तीसरा, अरे समझ गए, प्रधानमंत्री का अधिकार संघ, मुख्यमंत्री का, और दोनों का अधिकार रहा था कौन सूची? चलिए हमारे लगे घर जाइएगा, ठीक है। चलिए बंद कर दीजिए वीडियो, बंद कर दो अक्षर।